नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज की अपनी जो पहली क्लास है वो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर है, आदिकाल को लेकर। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर राजस्थान कॉलेज लेक्चर में आपके फर्स्ट पेपर में अगर 15 से कम बन रहे हैं तो भी प्लीज तैयारी मत छोड़ो, क्योंकि अपने पास दो ही बात है, खोने को कुछ है नहीं। और अगर हमने तैयारी की, या तो हमारा 140 प्लस स्कोर होगा डेफिनेटली, अगर इतना स्कोर नहीं भी कर पाते हैं तो भी इंटरव्यू में कॉल जरूर होगा। दूसरी बात, अपना सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि नेक्स्ट जो अभी नोटिफिकेशन आ गया कॉलेज लेक्चर का, उसका पेपर हम 100% निकाल लेंगे। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, नंबर कमाए, कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से करना है, अच्छे से आगे बढ़ना है। चलिए आज हम जो शुरू करेंगे, हिंदी साहित्य कॉलेज लेक्चर की इंपॉर्टेंट क्लास है। और हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा जो मैंने ये पूरा लिखा है, ये अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। और डॉक्टर नगेंद्र, जिसने हिंदी साहित्य इतिहास का संपादन किया था और बहुत प्रमाणिक बुक मानी जाती है, मैं उसी से पढ़ा रहा हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, नामकरण की समस्याएं, आदिकाल भाषा विचार, ये सारी चीजें हमारे इसमें है। तो आज की क्लास में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। टाइम लगेगा लेकिन एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि अपना 100% हो जाए। दूसरी बात, अगर कोई टॉपिक छूटता भी है तो इसके बाद में अपनी वो क्लास होगी जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको मैं इंपॉर्टेंट वहां पे लेके आऊंगा और सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। उसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला टॉपिक हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। अगर आप देखना चाहते हो कि सिलेबस में क्या क्या है तो देख लीजिए, इसमें और क्या क्या आएगा। आदिकाल की परिस्थितियां, अपभ्रंश साहित्य, शिव साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, पृथ्वीराज रासो, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, उपलब्धियां आदिकाल की। कहने का मतलब ये आदिकाल का मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। और बुक अगर आप देखना चाहो तो देखिए, मेरे पास बुक भी है, ये देखिए, नगेंद्र की है, हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए एक बात मैं बुक से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस बुक से एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट 2007 में। ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए, निम्न में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। ऑप्शन जो थे वो सुनिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, और चौथा ऑप्शन था डॉक्टर नगेंद्र। और बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, ऑप्शन देख के लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय पे क्लिक कर दिया और उनका ऑप्शन है वो गलत हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने, देखो एक बार फिर देखो, बुक है आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र इसके ऊपर लिखा भी है। तब आप सोच रहे होंगे डॉक्टर नगेंद्र ने तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो वो क्वेश्चन गलत कैसे हुआ। तो साथियों यही बात है कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। बुक जरूर है लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका संपादन किया है, उसको इतिहास नहीं लिखा है। यानी बहुत सारे लेखक हैं, उनकी जो इतिहास है उन सबको उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया और उनका मैटर उठाया और उसको एक जगह संपादन किया। तो हिंदी साहित्य इतिहास का संपादन का काम किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये इस बार भी, कि निम्न में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। तो नगेंद्र ने सिर्फ संपादन किया था। साथियों कंफ्यूज मत होना, 2007 का ये यूजीसी नेट सेकंड पेपर में आया हुआ है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर अगर कुछ मैं फिर बता रहा हूं, नेक्स्ट सेशन होगा इस नगेंद्र की 8 से 9 क्लास होगी डॉक्टर नगेंद्र की। उसके बाद में अपना जो हिंदी साहित्य की जो क्लास होगी वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगी, जिसके अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है वो भी हम करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले देखो, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने का काम किया था वो सबको पता है, गारसादय तासी। गारसादय तासी सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी जो बुक थी उसका नाम था इस्तवार। काफी हार्ड नाम है, मैं बहुत बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इस्तवार दा लित्रुएतर, लित्रुएतर जो भी है, लित्रुएतर एंदुई हिंदुस्तानी, ऐसा कुछ इसका नाम है। तो सबको पता है एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। अब देखो साथियों, ये बुक कब आई थी। इस बुक के दो भाग थे। पहला भाग आया था 1839 में, दूसरा भाग आया था 1841 में। इतना सबको आता है। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखना कि इसका सेकंड संस्करण, जो संस्करण की बात हो रही है वो कब आया था। इसका संस्करण आया था 1871 में, सेकंड संस्करण। देखो पहला संस्करण दो भागों में आया था, 1839 और 1841 में, और जो सेकंड संस्करण आया था वो 1871 में आया था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन रहा है कि इसकी भाषा क्या थी। ये जो अपने लेखक थे ये भी फ्रांस के थे और इनकी भाषा भी क्या थी, फ्रेंच थी। तो साफ सी बात है, इसकी जो इतिहास लिखा इन्होंने भी इसमें किसमें लिखा, फ्रेंच में लिखा। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गारसादय तासी द्वारा लिखित इतिहास की भाषा क्या थी। बहुत सारे लोगों ने हिंदी किया, किसी ने उर्दू किया, लेकिन उसकी भाषा क्या थी, फ्रेंच थी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें उनकी बड़ी कमी क्या थी। इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि उन्होंने उर्दू के
लेखकों को भी इसमें शामिल कर दिया। सबसे बड़ी कमी क्या थी, उर्दू के लेखकों को भी इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, इतना कंप्लीट है, इसमें वो कोई पूछने वाली बात है तो एक और बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कि इसका ट्रांसलेशन किसने किया था। इसका तो ट्रांसलेशन किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका क्या किया था, ट्रांसलेशन किया था। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। और इसका जो ट्रांसलेशन किया था इन्होंने 1953 में किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1953 में इसका ट्रांसलेशन किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ठीक है साथियों, इतना क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं इसके बाद में इतिहास के परंपरा में कौन आते हैं। ठीक है, शिव सिंह सेंगर। अच्छा चलिए एक बात और, इसमें लगभग 750 लगभग 750 लेखक और कवि। वैसे कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए लगभग 739 तक कुछ इसका एक्यूरेट है, 738 से 739, लेकिन लगभग 750 हम मान सकते हैं लेखक या कवि इसके अंदर थे। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं शिव सिंह सेंगर। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और वो लिखा था 1883 के अंदर। ठीक है, एक बात और मैं बताना भूल गया, गारसा दातासी, इन्होंने क्या किया था, आकार आदि क्रम के हिसाब से, आकार आदि क्रम के हिसाब से इन्होंने क्या किया था, अपना इतिहास लिखा था। और सेम इसी तरह से इन्होंने किया था अल्फाबेटिक हिसाब से, आकार आदि के हिसाब से। ठीक है, कुछ खास नहीं है। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात पूछने वाली है नहीं, बस अपने को टाइम पीरियड पता होना चाहिए, हिंदी में लिखी गई थी, शिव सिंह सेंगर थे। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगभग इसके अंदर 1000 कवियों को शामिल किया गया था। लगभग 1000 कवियों को इसमें शामिल किया गया था, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर एक इंपॉर्टेंट बात और करें तो शिव सिंह सेंगर ने, जो मैं आगे बताऊंगा फिर भी एक बार फिर बता रहा हूं, पुष्य कवि को इन्होंने हिंदी का फर्स्ट कवि माना था। बस इसके ये बात है, इन्होंने पुष्य या पुंड कवि है जो, उसको इन्होंने क्या माना था, इसको फर्स्ट कवि माना था। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। अब देखिए जो अपना इंपॉर्टेंट है वो अब यहां से शुरू होगा। शिव सिंह सेंगर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अब यहां से शुरू होने वाला है। तो तीसरा अपना लेखक आता है गिरियसन, जॉर्ज गिरियसन। ठीक है, तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका निकलती थी सन 1888 में। कब? सन 1888 में इनका एक लेख छपता है। ठीक है, और उस लेख का नाम होता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ठीक है, सन 1888 में। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन ये है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास, एक वर्ड में बोल रहा हूं कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सबसे पहला कौन सा था, क्यों हिंदी का इतिहास, सच्चे अर्थों में हिंदी का इतिहास क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हिंदी के ही कवियों को रखा। सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने हिंदी के ही कवियों को इसमें रखा है। तो जॉर्ज गिरियसन की एक मैं बात बोल रहा हूं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। जॉर्ज गिरियसन खुद कहते हैं कि मैंने अपने इतिहास के अंदर न तो संस्कृत वालों को लिया है, न अपभ्रंश यानी प्राकृत वालों को लिया है, न अरबी फारसी शब्दों वाले जो कवि हैं उनको मैंने इसमें शामिल किया। कहने का मतलब है कि शुद्ध रूप से ये क्या है, हिंदी के कवियों को इसमें और लेखकों को इसमें शामिल किया गया। शुद्ध रूप से हिंदी के कवियों और लेखकों को इसमें शामिल किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, अभी तक जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए थे वो अल्फाबेटिक क्रम में लिखे गए थे, आकार आदि क्रम में लिखे गए थे, लेकिन ये लिखा गया था काल क्रम के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, काल क्रम के अकॉर्डिंग लिखा गया था। तो पूछ सकते हैं कि काल क्रम के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा लिखा गया था, काल क्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सा लिखा गया था, तो जॉर्ज गिरियसन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये लिखा गया था। अब एक क्वेश्चन और मैं कर लेता हूं, यूजीसी नेट में आया हुआ है और जीआईसी में भी आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इसका ट्रांसलेशन किसने किया था, तो इसका ट्रांसलेशन किया था किशोरी लाल गुप्त ने। ये याद रखना, किशोरी लाल गुप्त ने। तो याद रखो, देखो
जो गार्सदातासी का था, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, तो उसका तो क्या था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अब देखो ये सिंपल है, ये नाम क्या थोड़ा सा सिंपल है, तो याद रखना किशोर नाम भी क्या है, सिंपल है। तो जो सिंपल था उसका ट्रांसलेशन किसने किया, सिंपल ने किया, इतना आप याद रखो। जो हार्ड था कौन सा था, गार्सदातासी वाला जो नाम था क्या था, हार्ड था, तो हार्ड का किसने किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। वो नाम भी देखो, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, थोड़ा सा हार्ड है, यानी थोड़ा सा प्राचीन नेम लग रहा है, और 1953 में इन्होंने उसका अनुवाद करके छपवाया था। और ये सिंपल लग रहा है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो उसका हो गया किशोरीलाल गुप्त। चलिए इतना आपका हो गया है। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं कि अपना इंपोर्टेंट कौन है, और इसमें और तो कुछ खास है नहीं बताने लायक। चलिए देख लेते हैं, और कुछ होगा तो बता देंगे आपको, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक इंपोर्टेंट बात और छुटकी साथियों की, इसमें लगभग इन्होंने 952 कवियों को स्थान दिया है। कितने कवियों को स्थान दिया है, 952 कवियों को स्थान इसमें। तो साथियों अगला जो आता है वो अपनाता है मिस्र बंधु। तो देखो मिस्र बंधु जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मिस्र बंधु से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मिस्र बंधु से ये पूछ सकते हैं कि मिस्र बंधु में कुल कवि कितने थे। इन्होंने लिखा था मिस्र बंधु विनोद। इंपोर्टेंट इसमें साथियों यही है कि इसमें कुल कवि कितने हैं, तो लगभग इसमें 5000 कवियों को इसमें स्थान दिया गया है। ठीक है, 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। अब इंपोर्टेंट यह है कि मिस्र बंधु विनोद में थे कौन कौन, तो मिस्र बंधु विनोद में कौन कौन थे, एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, GSS। तो G से हो जाएगा गणेश बिहारी, ठीक है, S से हो जाएगा श्याम देव, श्याम बिहारी, ठीक है, और फिर इस S से हो जाएगा सुखदेव बिहारी। ठीक है, तीन बातें आपको याद रखनी है। मिस्र बंधु विनोद इन्होंने लिखी है, और 5000 कवियों को इसमें शामिल किया गया है। अब इंपॉर्टेंट ये कि इसके भाग कितने हैं, तो मिस्र बंधु विनोद है, देखो 5000 कवि हैं, तो इसके भाग वो भी ज्यादा ही होंगे, तो डेफिनेटली इसके कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। 4 में से 3 भाग 1913 में प्रकाशित हो गए, इनके 3 भाग कब प्रकाशित हुए, 1913 में। बच गया जो चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, 1934 में, चौथा भाग। अब देखो ट्रिक देखो साथियों, चौथा भाग 3 भाग थे 1913, 3 मतलब 3 भाग प्रकाशित हो गए 1913 में। 4 यानी चौथा भाग का प्रकाशित हुआ, जिसके लास्ट में 4 है, तो 1914 मत कर देना, 1934 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके बारे में मिस्र बंधु ने जो मिस्र बंधु है इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही है, वो भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। वो ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है, यानी इन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके इन्होंने अपना ये बनाया है, तो परिश्रमी संकलनकर्ता इनको कहा गया है। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने अपना इतिहास लिखा था, उन्होंने खुद इसको एक्सेप्ट किया है कि मैंने अपने ज्यादातर कवि जो हैं वो मैंने मिस्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। अब बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनके बिना हिंदी साहित्य का इतिहास हम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा एक ग्रंथ लिखा जा रहा था जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका, इसकी एक भूमिका लिखी गई थी, जिसने लिखा था शुक्ल ने। कब लिखा था, 1934 में। कब लिखा था, 1934 में, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से इसकी भूमिका लिखी थी, जिसको बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से स्वतंत्र बुक के रूप में भी पब्लिश करवाया गया था। तो शुरुआत में किसके रूप में लिखा गया, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में लिखा गया, और बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में इसको स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसको बाद में पब्लिश करवा दिया गया था। अब देखो साथियों इसमें इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 1000 कवि है। दूसरी बात कौन सी है, काल का ध्यान रखा गया, काल क्रम के अनुसार है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 900 साल का जो टाइम पीरियड है उसको 4 कालखंडों में विभाजित किया। 4 कालखंडों में विभाजित किया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया था आदिकाल को, इन्होंने वीर का था काल कह के नाम दिया था, जो बड़ा ही विवादित रहा था। उसके बाद में इन्होंने भक्तिकाल, और भक्तिकाल को भी इन्होंने बाद में 2 भागों में, फिर उन 2 भागों को फिर 2 भागों में डिवाइड किया था। जैसे भक्तिकाल का इनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि भक्तिकाल को, आप सभी को पता भी है, भक्तिकाल को
निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण को दो भागों में बांटा था, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, और इसमें राम और कृष्ण। ठीक है, ये इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। इसके बाद में रीतिकाल और आधुनिक काल, 4 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो इतिहास है वो विक्रम संवत में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तेरा इनका जो आदिकाल है वो आप सभी को पता है। अब इसके अंदर एक बात और मैं आपको बताऊंगा, भक्ति काल की रिगार्डिंग उन्होंने एक बात कही थी जो बार बार पूछी जाती है कि भक्ति काल के जो शुरुआत है इन्होंने कैसे मानी थी। इन्होंने कहा था कि हिंदू जाति की निराशा और मुस्लिमों का योगदान है। ठीक है, यानी मुस्लिमों ने जब अटैक किया तो हिंदू जाति निराश होगी। अपनी निराशा से उभरने के लिए उन्होंने क्या किया, भक्ति की ओर मुड़ गए। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका इसमें लिखी थी, इसमें लिखा उन्होंने भक्ति काल के बारे में, जिसका इसका विरोध किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका विरोध किया था। चलिए, इसमें कोई और इंपॉर्टेंट बात है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इन्होंने सबसे बड़ी डेफिनेशन दी है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। ये आप याद रखिए, चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब, चित्त वृत्ति का प्रतिबिंब। ये डेफिनेशन किसने दी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। चलिए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जब अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था तो ये युगीन प्रवृत्ति के आधार पे था, यानी युगीन प्रवृत्ति। तो इन युगीन प्रवृत्तियों के आधार पे लिखा था। और ये क्वेश्चन है ना यूपी की उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 की एग्जाम में आ रखा है। इसी क्वेश्चन को मैं ढूंढ रहा था और ये मेरे को मिल गया कि किसके आधार पे उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था, युगीन प्रवृत्तियों के आधार पे। मैं फिर कह रहा हूं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान में उनके आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो युगीन प्रवृत्तियों के आधार पे उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रिगार्डिंग इतने ही क्वेश्चन है जो अभी इंपॉर्टेंट है। बाकी बात में जब हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आएंगे तब उसके अंदर हम और ज्यादा पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारा मेन जो होगा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ही उसमें मेन होगा। चलिए, इसके बाद में हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपको मैं बता देता हूं क्या इसके अंदर पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास। और तीसरा इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो देखो, फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरव्यू फर्स्ट ग्रेड के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको क्रम से सजाओ। तो क्रम से सजाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 इंपॉर्टेंट है, 1952 और ये भी क्या होगा 1952। साथियों, इनका जन्म इनका जो लिखने का जो टाइम पीरियड था वो जरूर याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आचार्य जगदीश प्रसाद द्विवेदी की जो निम्न 3 है इनको कालक्रम के अनुसार सजाओ, या निम्न में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ठीक है, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बात और मैं आपको, मेरे को सबसे बढ़िया ये लगती है कि बहुत से कवि और जो लेखक है उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बातों को यूं की यूं उन्होंने समेट दिया। पर पहले ऐसे लेखक हुए जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भरपूर विरोध किया है, जिसमें सबसे बड़ी मेरी बात ये लगती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति काल क्या है, मुस्लिम का अटैक और हिंदू जाति की निराशा के फलस्वरूप भक्ति काल की ओर हिंदू मुड़ गए। उसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जो दक्षिण से लहर आ रही थी वो अगर मुस्लिम नहीं आते तो भी स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे भक्ति की जो प्रभाव है वो जैसा आज है, अगर मुस्लिम नहीं आते तो भी वैसा ही होता। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इसका कटाक्ष किया था। चलिए, इसके बाद में हम देख लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, वो है राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, इनका जो लिखा गया था वो आलोचनात्मक इतिहास था, हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास।
और ये कब लिखा गया था? 1938। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई, ये वाला क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो इतिहास है वो कब लिखा गया था। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये इतिहास 1938 में हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया था। चलिए कुछ और इतिहास ग्रंथ है जो मैं बुक में देखिए आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ग्रंथ है। देखिए ये बुक है, देखिए ऑथेंटिक बुक है पूरी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसका हुआ? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। उसके बाद में है रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र। प्लीज इनको याद रखें, रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, क्वेश्चन यहीं से आएगा। उसके बाद में है उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा। तो इसका याद रखना है श्री परशुराम चतुर्वेदी। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से परशुराम जी ने क्षत्रियों को विनाश करके इसको पूरा ब्राह्मण में कर दिया था धरती को, तो याद रखो कि परशुराम जी ने उत्तरी भारत के जो जमीन है वो संतों के नाम कर दी। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा है आपकी परशुराम चतुर्वेदी। उसके बाद में है श्री प्रभुदयाल मित्र का चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। तो चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य किसका होगा? प्रभुदयाल मित्र का होगा। उसके बाद में है राधा वल्लभ संप्रदाय, तो वो किसका है? इस बुक का नाम दोबारा सुनिए, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का है। उसके बाद में देखिए हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य का अतीत। उसके बाद में है पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, कोई इंपोर्टेंट नहीं है बट फिर भी आना चाहिए, चंद्रकांत बाली। और उसके बाद में वेरी वेरी इंपोर्टेंट राजस्थान के संदर्भ में हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर। क्योंकि आपको पता है कि जो वीर काव्य डिंगल शैली वो राजस्थान की प्रमुख शैली है और यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में एक और इंपोर्टेंट है राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। उसके बाद में है एक और यानी कि मोतीलाल मेनारिया की बुक है राजस्थानी पिंगल साहित्य है। चलिए आगे देखिए इसमें, और डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो इतिहास दर्शन जो है वो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का है। इसके बाद में एक और है मध्यकालीन खंड काव्य, डॉक्टर सियाराम तिवारी। ये भी इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ज्यादा बार पूछा नहीं गया, इस बार आने का पूरा चांसेस यहां से बनता है। तो साथियों ये इंपोर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। चलिए अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट है नहीं, अब हम अगले वाले के बारे में बात करते हैं, काल विभाजन और नामकरण। ये साथियों आप देख लेते हैं, काल विभाजन और नामकरण, नामकरण की समय से आदिकालीन भाषा विचार। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं को मैं करवाने वाला हूं। देखो साथियों सबसे ज्यादा विवाद का विषय उत्पन्न हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब इस टाइम पीरियड को वीरगाथा काल नाम दिया था और रीतिकाल को जब रीतिकाल नाम दिया। लेकिन रीतिकाल वाला जो विवाद हुआ था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, बड़ा विषय यहां से निकल के आता है कि वीरगाथा काल क्यों कहा गया, क्योंकि क्या इसमें सारी वीरगाथा ही थी या कुछ और रचनाएं भी थी। तो इसको सारी दोनों ने नकार दिया था कि वीरगाथा काल नाम इसको नहीं दिया जा सकता। चलिए देख लेते हैं कि वीरगाथा काल नाम किसने दिया था। तो वीरगाथा काल नाम इसको दिया था शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक बात और बताना चाहूंगा साथियों, मैं पहले बता नहीं पाया कि शुक्ल ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो 1929 में यानी 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा था। तो ये प्लीज आप याद रखें, मैं बता नहीं पाया आपको, हिंदी साहित्य का विकास। तो ये हिंदी साहित्य का विकास, ये प्लीज आप याद रखें, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा गया था 1929 में। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस नाम से लिखा गया था, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से ये लिखा गया था। चलिए देख लेते हैं वीरगाथा का ये टाइम पीरियड इसमें दिया था शुक्ल ने, इसको नाम किसने दिया था, शुक्ल ने। लेकिन इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा कि भाई उस टाइम में जो रचनाएं हुई थी इससे पहले 1050 विक्रम संवत यानी लगभग 993 से पहले जो रचनाएं हुई थी वो धार्मिक थी और कहीं ना किसी मत को वो प्रभावित करने वाली थी, तो उनको हम साहित्य नहीं मान सकते। उसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कट्टरता से उनका विरोध करते हुए कहा कि अगर हम उनका साहित्य में उनको शामिल नहीं करते हैं तो फिर आप भक्ति काल में कैसे शामिल कर सकते हो, क्योंकि भक्ति काल की जो मेन जड़ है वो तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य वही है। उसके बाद में इस पे काफी विवाद हुआ था। चलिए आगे देख लीजिए चारण काल। तो चारण काल 763 ईस्वी से इसको मानते हैं गिरियसर मानते हैं कि इस पीरियड को चारण काल कहना सही रहेगा, जो 763 है। उसके बाद प्रारंभिक काल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिश्र बंधु इसको प्रारंभिक काल कहता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। मिश्र बंधु ने अपने जो मिश्र बंधु विनोद है उसके अंदर इसको माना था 643 से 1687। इसके 4 इन्होंने भाग भी किए थे। चलिए मैं एक बार भाग आपको बता देता हूँ, जिसमें प्रारंभिक हिंदी इन्होंने माना था, दूसरा माना था चंद पूर्व की हिंदी, तीसरा इन्होंने माना था रासोकाल और चौथा इन्होंने माना था उत्तर आरंभिक हिंदी। इसके 4 पीरियड इन्होंने किए थे प्रारंभिक काल के
सबसे पहले इन्होंने किया था प्रारंभिक हिंदी, चंद्रपूर्व की हिंदी, राष्ट्र साहित्य, और लास्ट इन्होंने माना था उत्तर प्रारंभिक काल। कोई इंपोर्टेंट नहीं है। चलिए आदिकाल वेरी इंपोर्टेंट, किसने माना था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दूसरा इसके साथ में जो इसके सपोर्टर हैं वो है डॉक्टर रसाल, वह डॉक्टर रसाल। इन्होंने इसको क्या माना था? आदिकाल टाइम पीरियड का है जो अभी तक सर्व संपत्ति इसको मिली है। आदिकाल टाइम पीरियड सबसे उचित है क्योंकि आदिकाल के अंदर सारी प्रवृत्तियां जो है ना, ये वीरगाथा काल, चारण काल, संधि काल या चारण काल, सिद्ध सामंत काल, ये सारी प्रवृत्तियां इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो आदिकाल इसको कहना उचित रहेगा। उसके बाद में देखो संधि काल एवं चारण काल, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है ये कहते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था ये भाषाओं का मिलने का टाइम पीरियड था, जिसमें एक तरफ से अपभ्रंश और दूसरी तरफ से उत्तर अपभ्रंश और पुरानी हिंदी इन सब का मिलाप हो रहा था, और चारण यहाँ पे अपनी रचनाएं करना शुरू कर दिया था। तो ये कहते हैं कि संधि काल था ये, और चारण काल इसको उन्होंने कहा है। 693 ईस्वी से उन्होंने माना है, 693 से। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। देखो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है साथियों, कंफ्यूज मत हो जाना। संधि काल एवं चारण काल, मैं फिर कह रहा हूं ओनली चारण काल आएगा तब तो होगा गिरियशन, ठीक है। संधि काल चारण काल नाम आएगा, संधि चारण काल भी पूछते हैं, संधि काल में चारण काल भी पूछते हैं, तो नाम आएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब देखिए सिद्ध सामंत काल, तो आपको याद होगा कि राहुल शंकरदयाल जी तिब्बत गए थे, भूटान गए थे, और उन्होंने बुद्धिस्ट की जो बुद्धिस्ट धर्म है, जो बुद्ध धर्म, उसकी बहुत सारी रचनाओं का उन्होंने संग्रह किया था। तो वो सिद्धों से, बुद्धों से, बुद्ध जो धर्म उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे राहुल शंकरदयाल। तो सिंपल सी बात है, सिद्ध कौन है? बुद्ध थे, बुद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। तो इसका कौन होगा? राहुल शंकरदयाल होगा। बस ये आप याद रखो, राहुल शंकरदयाल, है ना। उसके बाद में है वीरकाल। तो वीरकाल किसने माना था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। याद रखो वी। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। अब भ्रंशकाल, तो अब भ्रंशकाल किसने माना था? डॉक्टर धीरेन्द्र, ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और बीज वपन काल, बीज वपन काल ये किसने माना था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में आपके आया हुआ है। जब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे तब आपको हम इसमें बहुत सारी बातें बता देंगे। बीज वपन काल किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। समस्या मैंने आपको बता दी, समस्या यही थी कि अगर हम वीरगाथा काल रखते हैं तो प्रवृत्तियां, बाकी की जो प्रवृत्तियां हैं वो चली जाएंगी, ठीक है। जिसमें सिद्ध साहित्य भी था, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, राष्ट्र साहित्य, ठीक है। ये बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें वो निकल जाएंगे इसके द्वारा। राष्ट्र साहित्य तो चलो फिर भी कहने कहीं वीरगाथा काल में आ जाता है। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आदिकाल की भाषा विचार में हम कर लेते हैं। इससे एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गुलेरी वाला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसका क्वेश्चन मैं आपको एक बार करवा देता हूँ, एग्जाम में आया हुआ है और ये एग्जाम में दोबारा भी आ सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का आपको देखने को मिल सकता है। देखो उत्तर अपभ्रंश, यानी ये टाइम पीरियड चल रहा है लगभग 693 ईस्वी के आसपास की बात है, जिसमें भाषा जो थी उसको अपभ्रंश कहा जाने लगा था। और अपभ्रंश के बाद में एक भाषा जो थी वो लोक में चली गई, यानी संसार के जो लोकल लोग हैं वो बोलने लगे थे। यानी एक तरफ तो साहित्यिक अपभ्रंश और एक तरफ लोगों की बोलने जाने वाली भाषा अपभ्रंश। तो जो साहित्य की थी उसको कहा जाने लगा अपभ्रंश, और जिसको लोग अपने व्यवहार में, बोलचाल में प्रयोग कर रहे थे उसको बोला जाने लगा उत्तर अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश, तो कभी भी उत्तर के नाम से कंफ्यूज मत होना कि अपभ्रंश का बाद का पीरियड है, नहीं। अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश दोनों पैरेलल चल रही है, समानांतर चल रही है। अपभ्रंश साहित्य का है और उत्तर अपभ्रंश एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आएगा, याद रखना ये बात। उत्तर अपभ्रंश कौन सी है? उसके पैरेलल, यानी अब साहित्यिक अपभ्रंश के समानांतर ही लोग अपने बोली में काम लेने वाली, अपने व्यवहार में काम लेने वाली जो भाषा है उसको उत्तर अपभ्रंश कहा गया है। ये याद रखना, ये मत सोचना उत्तर मतलब बादगा, तो बादगा नहीं है, ठीक है, पैरेलल चल रही है दोनों। तो उत्तर अपभ्रंश में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। तो ये क्वेश्चन आएगा कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो याद रखना चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। इसके बाद में है प्राकृत भाष हिंदी, इसको प्राकृत भाष हिंदी भी कहते हैं। किसको? उत्तर अपभ्रंश को। किसको? उत्तर अपभ्रंश को। और किसने कहा था प्राकृत भाष हिंदी? वेरी इंपॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा था। उसके बाद में देखिए अवध, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों को पता भी नहीं है अवध कौन था। तो इसका होगा भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी। एक सेकंड, इसका भोलानाथ तिवारी नहीं है साथियों, इसका
इसका भोला शंकर व्यास है। मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, भोला शंकर व्यास, तो तिवारी मत कर देना, इसका व्यास होगा भोला शंकर व्यास, भोला शंकर व्यास। अवार्ड किसने मांगा था? भोला शंकर व्यास। मैं भी इसलिए देख रहा था कि केवल, चलिए अब देखो, अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश होगी, अब अपभ्रंश, अपभ्रंश कौन सी? साहित्यिक वाली, साहित्यिक वाली। अपभ्रंश क्या है? साहित्य की भाषा है। किसकी भाषा है? साहित्य की भाषा है। तो अपभ्रंश को देश भाषा किसने कहा था? यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया है। यूजीसी नेट में एक बार पूछा गया है, और जो यूजीसी नेट में पूछा गया है तो डेफिनेटली याद रखना, स्टेट प्रोफेसर में भी ये आ सकता है। इसको कहा था भरत मुनि ने। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट, भरत मुनि। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रथम कवि और प्रथम रचना। कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है, सिंपल सिंपल टॉपिक है, ज्यादा टाइम। साथियों अब बात कर लेते हैं आदिकाल के अंदर जो प्रथम कवि हुए हैं और उनकी प्रथम रचना कौन कौन सी है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में, और उसके बाद में जो अपभ्रंश साहित्य की पृष्ठभूमि और प्रभाव है वो हम पढ़ेंगे उपलब्धियों के अंदर। सबसे पहले पुष्य या पुंड कवि, जिसके बारे में अभी तक लोगों को कुछ कहीं ना कहीं डाउट रहता है। नगेंद्र की जो बुक है उसके अंदर पुष्य और पुंड को अलग कवि माना गया है, और जो पुष्प दंत है उसको अलग माना गया है। लेकिन बाद में जो अभी नई किताबें आ रही है उसमें पुष्य या पुंड, उसी को पुष्प दंत कहा गया है। उसी को कौन सा कहा गया है? पुष्प दंत कहा गया है। तो चलिए अगर हम इसको पुष्प दंत मानते हैं तो पुष्प दंत का टाइम पीरियड हमें 10वीं सदी दी गई है, 10वीं सदी, 10वीं सदी। ठीक है, और कौन इसको प्रथम कवि मानता है? तो शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, ये इसको अपनी प्रथम कवि इसको स्वीकार करने के अधिकार का प्रथम कवि कौन है? पुष्य या पुंड कवि। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है महापुराण, और देखो ट्रिक से पढ़ा रहा हूं, महापुराण सबको पता है। इसकी एक और रचना देखो, महापुराण, अणय पे खत्म हो गया तो याद रखो अणय कुमार चरित, ये लो ट्रिक खत्म। इसकी दो प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें महापुराण और अणय कुमार चरित। इसके अलावा इंपोर्टेंट बात देखो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा इंपोर्टेंट क्या है पुष्य या पुष्पदंत के अंदर। देखिए सबसे बड़ा इंपोर्टेंट यह है कि इसको आदिकाल का या हिंदी का भवभूति कहा जाता है। आदिकाल के अंदर इसको हिंदी का भवभूति कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुष्प दंत को। किसको कहा जाता है? पुष्प दंत को कहा जाता है हिंदी का भवभूति। इसकी दो प्रमुख रचनाएं महापुराण और अणय कुमार चरित, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद में है सरयपाद, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका टाइम पीरियड 769 ईस्वी, जन्म कब हुआ था? 769 ईस्वी। 84 सिद्धों में से सबसे इंपॉर्टेंट सिद्ध है सरयपाद। ठीक है, सिद्ध कौन होते थे आगे बात करेंगे। बुद्ध धर्म के अंदर होते थे जो साधु थे, वो कौन से थे? वज्रयानी जो होते थे वो सिद्ध कहलाते थे। और इसके अंदर सरयपाद को किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। इनकी प्रमुख जो रचना है वो है दोहा कोश। कौन सी है? दोहा कोश। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? दोहा कोश। किसकी? सरयपाद की प्रमुख रचना है। चलिए आगे देखिए शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की जो प्रमुख रचना है वो बाद में पढ़ेंगे। 13वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। और गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा था। किसने लिखा था वैज्ञानिक इतिहास? गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा था। और प्रथम रचना कौन सी है? शालिभद्र सूरी को ये प्रथम कवि मानते हैं। और इसकी जो रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, इसमें दो भाई होते हैं, एक भरत होता है, एक बाहुबली होता है। भरत को राजा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि स्वीकार किया था शुक्ल ने। देखो बात देखो, शुक्ल ने इसको प्रथम महाकवि स्वीकार किया था। कौन सा कवि स्वीकार किया था? प्रथम महाकवि। और इसकी रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। सबने पता भी है, और एक सीरियल भी आता है पृथ्वीराज के नाम से, तो वो आपने देखा भी होगा, पृथ्वीराज रासो। चलिए अब देख लेते हैं इसके बाद में इंपोर्टेंट क्या क्या है। स्वयंभू, स्वयंभू को जो माना है वो माना है आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। जन्म है 693 ईस्वी। जन्म कब है? 693 ईस्वी। और इनको एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हिंदी का वाल्मीकि कहा जाता है इन्हें। ठीक है, हिंदी का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अनेक इसकी जो है पौमचरियु या पयमचरियु, ऐसा कुछ इसकी एक रचना है। ठीक है, इसके अलावा जो री यहाँ पे है तो री से एक और रचना इनकी शुरू होगी, रिठ्ठे मणि चरेयु।
रिठे मणि चरियु, ये दो इनकी इंपोर्टेंट रचना है। हिंदी का वाल्मीकि इनको कहा जाता है। प्रेमचरियु भगवान राम के ऊपर है, जिसके अंदर ये जैन धर्म से आधारित है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके अंदर राम भगवान जो है वो बाद में निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये दो है प्रेमचरियु और रिठे चरियु। कौन सी है? स्वयंभू की है। कब की है? 693 ईस्वी का जन्म हुआ था। कौन मानता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनको मानता है। चलिए आगे देखिए, अब्दुल रहमान बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको प्रथम कवि स्वीकार करते हैं, लेखक स्वीकार करते हैं। ठीक है, उसके बाद में विद्यापति है। तो विद्यापति की सिंपल सी ट्रिक है, देखो वह, तो यहाँ भी कुछ वह जैसा शुरू होगा। जन्म देख लीजिए 1352 में इनका जन्म हुआ था, 14वीं शताब्दी। और इंपोर्टेंट की बात करें तो बच्चन सिंह, वह है तो थोड़ा सा वह कर देना इसका, बच्चन सिंह। ठीक है, और प्रमुख रचनाएं इनकी देखो, अगर हम प्रमुख रचनाएं की अगर हम बात करें, विद्यापति की प्रमुख जो रचनाएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो पदावली। अब क्वेश्चन ये आया है एग्जाम में बहुत बार। दूसरी रचना में पूछता हूं आपको, कीर्ति पताका और कीर्ति लता। कीर्ति लता, ठीक है, कीर्ति पताका और कीर्ति लता और पदावली। क्वेश्चन ऐसे आया था कि विद्यापति को किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, किसको मैथिल कोकिल कहा जाता है और किस रचना के कारण उसको मैथिल कोकिल कहा गया है। तो पदावली के कारण उसको मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। इसको प्रथम कवि किसने माना है? बच्चन सिंह ने माना है। लास्ट है राजा मुंज। ठीक है, और जहां भी मुंज आता है और भोज वर्ड आता है, चाहे वो डेफिनेशन हो कुछ भी हो, 99% वहां पे आंसर होगा उसका शुक्ल। लेकिन यहाँ पे दो आंसर हैं कि राजा मुंज को किसने माना था साथियों? राजा मुंज को माना था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने और शुक्ल ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम कवि की बात करते हैं तो, या लेखक की बात करते हैं तो राजा मुंज। लेकिन अगर महाकवि की अगर हम बात करेंगे तो चंद बरदाई आपको वहां पे करना है, जिसमें वो महाकाव्य भी किसको मानते हैं? महाकाव्य वो मानते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं? सेम पृथ्वीराज रासो को वो क्या मानते हैं? हिंदी का प्रथम महाकाव्य वो स्वीकार करते हैं। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। पुष्य या पुंड, जिसको नगेंद्र क्या कहता है कि दो कवि हुए, पुष्य या पुंड अलग है और पुष्पदंत अलग है। जिसमें शिव सिंह सेंगर क्या है? पुष्य या पुंड को प्रथम कवि मानता है। लेकिन अगर हम दूसरी बुक्स की बात करें तो जिसमें शिव सिंह सेंगर क्या करता है? पुष्पदंत को भी प्रथम कवि मान लेता है। यानी इसमें यह कहा गया है कि पुष्पदंत, पुष्य और पुंड ये तीनों एक ही कवि हैं, लेकिन नगेंद्र इनको अलग अलग मानता है। चलिए आगे देख लीजिए, पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? बहुभूति कहा जाता है हिंदी का। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी रचनाओं की तो महापुराण और अनेक कुमार से सरयपाद को कौन मानता है? राहुल शंकर, शालिभद्र सूर्य को गणपति चंद्र, चंद्र बरदाई को शुक्ल और स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यापति को बच्चन सिंह। याद रखो विद्यापति वह और यहाँ पे वह। उसके बाद में राजा मुंज दो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आजकल की अगर परिस्थिति की हम बात करें तो साथियों परिस्थितियां कैसी थी? तो राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक, ठीक है, सामाजिक, ये सारी परिस्थितियों के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे। छोटी छोटी कुछ क्वेश्चन इनसे नहीं पूछे जाते, बट थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए इसके बारे में। तो अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो साथियों राजनीतिक परिस्थिति ये थी कि उस टाइम में मुगलों के आक्रमण हमारे ऊपर होने लग गए थे देश के ऊपर। तो जिसकी वजह से जो हमारा देश था वो युद्ध में उलझता रहता। इसके अलावा जो राजा थे वो आपस में क्लेश करते रहते थे, लड़ते रहते थे, जैसे पृथ्वीराज रासो थे। और इसके अलावा जो जयचंद था उनकी लड़ाई अभी आपको पता ही है, जयचंद ने धोखा देके या उनको बुलाया, मोहम्मद गोरी को लड़ाई हुई। तो ये थी पॉलिटिकल सिचुएशन। दूसरी अगर हम बात करें कि धार्मिक परिस्थितियां क्या थी, तो धार्मिक परिस्थितियों में अगर हम साथियों बात करें तो 3-4 चीजें वहां पे मेन थी। शैव धर्म का भी उदय हो रहा था साउथ के अंदर, तो शैव धर्म था। उत्तर भारत में भी वो फैलने लगा था, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। उसके अलावा जो मेन थे वो जैन, बौद्ध, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे। और कहीं कहीं नाथों का उदय भी यहां से बौद्ध से निकलने लगा था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बौद्ध इंपॉर्टेंट है। तो देखो शैव और वैष्णव, ठीक है। शैव वाले तो कहलाए नयनार। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शैव धर्म वाले क्या कहलाए? नयनार। तो याद रखना भगवान शिव के 3 नयन थे, त्रिनेत्र। त्रिनयन कौन है? शिव जी थे। तो शिव जी से याद रखना नयनार को। बच गया जो हो गया आपका आलवार। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा कि इनके अंदर आलवारों में एक प्रसिद्ध महिला संत हुई है, उसका नाम क्या है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताऊंगा आपको
जैन, यानी देश के पश्चिम सिरे में, देश के पश्चिम की ओर इनका प्रभुत्व था, जैसे गुजरात, राजस्थान और एमपी का कुछ एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनका प्रमुख था जैनों का पश्चिम की ओर, और बुद्ध की अगर हम बात करें पूर्व और उत्तर पूर्व, जैसे आसाम, बंगाल, सिक्किम, यहाँ पे इनका प्रभाव था, कहीं नेपाल बॉर्डर और हिमाचल, ये इनका प्रभाव था, ठीक है। अब चलो हम बुद्ध से अगर हम बात करें तो साथियों बुद्ध की दो शाखा हो गई थी, उसमें हीनयान और महायान। और महायान क्या थे, इन्होंने तंत्र मंत्र सिद्धियां इसमें विश्वास करने लगे, और महायानों से निकलने लगा एक शाखा निकली वज्रयान। तो वज्रयान क्या थी, स्त्री भोग में लिप्त रहते थे, स्त्री भोग में लिप्त रहते थे, मदिरा का सेवन करते थे, मुद्रा और मैथुन, ये सब इनका क्या था, इनका काम था। इसके बाद में वज्रयानियों से एक शाखा निकली जो थी नाथ। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा बात यही है, इन्होंने स्त्री से दूरी बना के रखी, यानी इन्होंने क्या किया, समाज को सुधारने का काम किया, स्त्रियों से दूरी बना के रखी, ये इनका सबसे बड़ी बात थी। और इसके बाद में सरचक्र वेदन, ये तो वज्रयानियों में भी थे। वज्रयानी क्या कहलाए, सिद्ध कहलाए, इंपॉर्टेंट बात, वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए थे, वज्रयानी क्या कहलाए, सिद्ध कहलाए, ठीक है। और वज्रयानी की एक शाखा निकली थी नाथ। तो याद रखना, सिद्ध अलग है, नाथ अलग है, इनमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे गुरु की महत्ता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरचक्र वेदन, इस जो गुरु उनको नाम प्रदान करते हैं तो नाम का स्मरण, ये कुछ चीजें इनके अंदर इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हो गई हमारी धार्मिक परिस्थिति। अगर हम सामाजिक परिस्थिति की बात करें तो इसमें महिलाओं का जो स्तर था उसमें कुछ सम्मानजनक नहीं था, लड़कियों को, महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ भोग लिप्सा की तरह देखा जाता था, ठीक है। और अगर सामाजिक स्तर में और बात करें तो समाज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बटा हुआ था, ये कुछ परिस्थितियां थी। साहित्य की अगर हम बात करें तो कई तरह के साहित्य यहाँ पे लिखे जा रहे थे, जैसे चारण साहित्य थे जो राजाओं की खिदमत में लिखा जाते थे। चलिए ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर हम बात करें साथियों अपभ्रंश साहित्य के अंदर, आदिकाल की परिस्थितियां कंप्लीट हो गई, कुछ खास यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, एक बार लास्ट में कुछ करवा दूंगा, परिस्थितियां और प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी वो लास्ट में दोबारा करवा दूंगा। चलिए अब देखिए अपभ्रंश साहित्य के अंदर पृष्ठभूमि व प्रभाव व उपलब्धियां आदिकाल में पढ़ेंगे कि इसके दौरान कौन कौन कवि प्रमुख हुए, कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट का पार्ट जरूर देखें, वो मत छोड़ना। चलिए अब देखिए सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य, अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही पृथ्वी रासो पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों एक पार्ट बहुत लंबा हो गया तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो जल्दी लाएंगे, असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ।